वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग जियोग्राफी में सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसका बेसिक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, सौरमंडल सौर मंडल, सोलर सिस्टम। आज हम लोग सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है। हमारा जो यूनिवर्स है उसमें आकाश गंगाएं कितनी है। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है। तो आपको याद रखना है 10 की घात 11 आकाश गंगाएं। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस टोटल मतलब पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो जितनी आकाश गंगाएं हैं उसी के बराबर तारे हैं। यानी 10 की घात 11 पूरे 10 की घात 11, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 22। तारे कितने टोटल 10 की घात 22 कितने तारे। इसके साथ ही यहां से क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो आपको याद रखना है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला तारा है, जो हमारी आकाशगंगा जो सबसे चमकीला भाग है, सबसे चमकीला भाग कौन से हमारी आकाशगंगा। तो आपको याद रखना है ओरियन नेबुला। ये हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग है। इसके साथ ही सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा यानी ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है यूनिवर्स का। तो आपको याद रखना है सीरियस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा। तो ये 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है, तो 10 की घात 11। टोटल तारे कितने हैं, तो 10 की घात 22। सबसे बड़ी गैलेक्सी यानी सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है, तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। सबसे चमकीला भाग कौन सा है, तो ओरियन नेबुला। इसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस, या फिर इसको डॉग स्टार बोलते हैं। इसके बाद दक्षिण का तारा किसको बोलते हैं, उत्तर का तारा, एक मिनट, उत्तर का तारा किसको बोलते हैं, उत्तर का तारा बोलते हैं ध्रुव तारा को। उत्तर तारा कौन सा है, तो ध्रुव तारा। और इसकी सहायता से हम नाविकों को क्या फायदा होता है, दिशा का ज्ञान होता है। जब नाविक रास्ता भूल जाते हैं तो दिशा का ज्ञान इसी तारे के माध्यम से किया जाता है। इसको बोलते हैं पोल स्टार इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कुछ हाइपोथेसिस दी गई। जैसे पहली हाइपोथेसिस दी गई क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा 140 एडी में।
140 एडी में क्लॉसियस टॉलमी के द्वारा 140 एडी में क्लॉसियस 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 टॉलमी के द्वारा एक हाइपोथेसिस दी गई, यानी कल्पना एक प्रकार से की गई कि उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, उस पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह उस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया? क्लॉसियस टॉलमी ने। इसको नाम दिया गया जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। इस हाइपोथेसिस का नाम था जियोसेंट्रिक। इसके बाद फिर 1543 ईस्वी में, यानी करीब 1400 साल बाद, निकोलस कॉपरनिकस ने इसके बाद जो संकल्पना थी उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक, और उन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भारत में जो कुछ दार्शनिक थे, से वराहमिहिर का आपने नाम सुना होगा, तो इस बारे में उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से कि आपको पहली जियोसेंट्रिक संकल्पना किसने दी, हाइपोथेसिस किसने दिया ये, तो आपको याद रखना है क्लॉसियस टॉलमी ने। और क्या बताया उन्होंने कि पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि जो पृथ्वी के चारों नहीं, सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इसका नाम क्या दिया गया? हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो प्लीज आप वॉइस से और लिखने के तरीके से उसको आप मैच कराते रहेंगे कि यदि आप सुनते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि लिखा क्या हुआ। तो हेलियोसेंट्रिक जो संकल्पना किसने दी, तो निकोलस कॉपरनिकस ने दी है। किसने दी है? निकोलस कॉपरनिकस ने। कब दी? 1543 में। और क्लॉसियस टॉलमी ने जियोसेंट्रिक संकल्पना दी है, और कब दी है? तो 140 एडी में। ठीक है, तो करीब 1400 साल के बाद ये सही कल्पना कॉपरनिकस ने दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका एक मिनट। तो 16, इसके बाद फिर गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में, 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया, टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और बताया कि कुछ चीजें बताई। जैसे मान लो जहां पृथ्वी थी, तो जब गैलीलियो ने इधर की तरफ देखा तो उनको सबसे पहले शुक्र दिखा, शुक्र, और उसके बाद फिर उनको बुध दिखा, बुध, यानी कि वीनस और मरकरी। और जब गैलीलियो ने इस तरफ देखा पृथ्वी के, तो सबसे पहले उनको मंगल दिखा, मंगल, उसके बाद फिर बृहस्पति, बृहस्पति, और उसके बाद फिर शनि, यानी यूरेनस, मूवी देख रखी होगी आपने, जुपिटर और सैटर्न। इनकी खोज गैलीलियो ने की, और टेलीस्कोप की जो खोज है वो भी किसने की है? गैलीलियो ने की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि वीनस, बुध, मार्स, वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन सब की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की है। और किसकी सहायता से की इन्होंने? तो टेलीस्कोप की सहायता से की है। और गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक और दार्शनिक आते हैं, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे।
विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने बताया कि जो गैलेक्सी है वो सौर मंडल जो है वो उस गैलेक्सी का बहुत छोटा पार्ट है। यानी कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का आकाश गंगा का बहुत छोटा सा पार्ट क्या है? सौर मंडल है। सौर मंडल आकाश गंगा का वो छोटा पार्ट है, वो छोटा भाग है ये। यानी हमारी आकाश गंगा जो है वो बहुत बड़ी है, तो ये बहुत छोटा पार्ट है। किसने बताया ये? किसने बता रखा है ये? विलियम हर्शल ने। इसके अलावा विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की भी खोज कर रखी है 1805 एडी में। 1805 एडी में विलियम हर्शल ने अरुण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। यूरेनस की खोज किसने की है? विलियम हर्शल ने। और इसके अलावा नेपच्यून यानी कि वरुण, वरुण की खोज किसने की है? तो वरुण की खोज किसने की? वरुण की खोज की है आपकी जॉन गैले ने। जॉन गैले ने वरुण की खोज की है। जॉन गैले, जॉन गैले ने वरुण की खोज की है। तो आपको याद रखना है कि यूरेनस की खोज किसने की है? तो यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो आकाश गंगा का जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का वो छोटा पार्ट है। इसके साथ ही वरुण की खोज किसने की? आपसे पूछा जा सकता है, तो आप वरुण की खोज किसने की है? जॉन गैले ने। आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करेंगे सौर मंडल के सदस्यों के बारे में। तो कि सौर मंडल में कितने सदस्य हैं? सौर मंडल में कितने सदस्य हैं, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कितने सदस्य हैं, यहां लिखते हैं सदस्य। किसके? सौर मंडल के। सौर मंडल के। सौर मंडल के सदस्य कितने हैं? तो नंबर 1 पर आता है आपका सूर्य। नंबर 1 पे कौन आता है? सूर्य। नंबर 2 पे कौन आता है? ग्रह, यानी प्लैनेट्स आते हैं। नंबर 3 पे कौन आता है? उपग्रह आते हैं, उपग्रह। नंबर 4 पे कौन आता है? क्षुद्र ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं। नंबर 5 पे कौन आता है? नंबर 5 पे आपके आते हैं धूमकेतु, धूमकेतु। नंबर 6 पे कौन आता है? तो नंबर 6 पे आपके आते हैं उल्कापिंड, उल्कापिंड। उसके बाद नंबर 7 पे कौन आता है? तो धूलकण या गैसें, धूलकण, धूलकण या गैसें आती हैं। यानी सौर मंडल की ये सारे सदस्य हैं, इन सब को हमको पढ़ना धीरे धीरे करके। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण और गैसें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके अलावा फिर धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस सबका डिस्कशन धीरे धीरे हर एक पार्ट में आपको मिलता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और सूर्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग लगाते हैं यहां से सूर्य। सूर्य, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो सौर मंडल का जनक है, पहला ही पॉइंट मान लो बन जाता है कि सौर मंडल का जनक, सौर मंडल का जनक कौन है? तो बस आपको याद रखना है कि सूर्य है। सौर मंडल का जनक कौन है? तो सूर्य है। अब अगला पॉइंट बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या पृथ्वी से सूर्य की, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी कितनी है सूर्य की? तो 14.98 करोड़, या आप कह सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। और इसको हम लोग शॉर्ट में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, यानी एक खगोलीय इकाई बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस वेग से आता है? सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी पर किस वेग से आता है, तो पता होगा आपको क्योंकि जर्नल क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर अगला पॉइंट बनता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितना समय लेता है, तो आपको याद रखना है कि 8 मिनट और 18 सेकेंड। अब कहीं कहीं आंसर दिया होता है 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। तो जब पृथ्वी से सूर्य दूर होगा तो 8 मिनट 20 सेकेंड लग सकते हैं, और जब पृथ्वी से पास होगा चक्कर लगाते समय तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगेगा। तो इसका एवरेज टाइम हम लोगों को मान के चलना है कि 8 मिनट 18 सेकेंड सही है। तो अगर ऑप्शन ये आते हैं तो आपको याद रखना है कि 8 मिनट 16 सेकेंड अगर आता है तो ये याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड और 8 मिनट 18 सेकेंड। तो एवरेज हम मान चलेंगे कि 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। तो सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मान लो सूर्य का सौरमंडल जनक सूर्य की पृथ्वी से दूरी 1498 करोड़ है, 15 करोड़ लगभग, और इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। उसके बाद फिर सूर्य का प्रकाश कितने वेग से पहुंचता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो करीब 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। कौन? सूर्य। 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से सूर्य। इसके बाद फिर इसकी त्रिज्या कितनी है सूर्य की पृथ्वी से, तो सूर्य की जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो करीब 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी से कितने गुना अधिक है, 109 गुना अधिक है। इसके बाद फिर वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना अधिक है पृथ्वी से, तो करीब 28 गुना अधिक है। 28 गुना अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल। कितने गुना अधिक है सूर्य से वहां पे, पृथ्वी से वहां पे, तो 28 गुना। ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको पृथ्वी से कंपेयर करके बताए जा रहे हैं। यानी सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी त्रिज्या, इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो पृथ्वी से कितने गुना ज्यादा है सूर्य की त्रिज्या, तो 109 गुना ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे 28 गुना अधिक है। इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पता ही होगा कि नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा मेंटेन रहती है, सूर्य की ऊर्जा बढ़ती रहती है। जैसे मान लो यहां पे हम लोगों ने इक्वेशन ऐसे दी हुई 1s2 तो ये दोनों अणु आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, 2He4 और प्लस ऊर्जा। तो यानी कि नाभिकीय संलयन मतलब है जुड़कर, यानी दो नाभिक जुड़कर और ये 2He4 बनाते हैं। सिंपल सा आप याद रखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, जनरल क्वेश्चन पूछा था तो आपको याद रखना नाभिकीय संलयन। तो क्या होता है 1s2 + 1s2 जो होता है आपस में रिएक्ट होकर 2He4 हीलियम बनाते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कि जो इसका पार्ट है वेट, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों का रेशियो क्या है,
तो आपको याद रखना 3:1, यानी 3:3 हाइड्रोजन और 1 हीलियम मिलकर सूर्य की ऊर्जा को मेंटेन करते, इतना अनुपात हाइड्रोजन और हीलियम का सूर्य में पाया जाता है। और कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज अगर पूछते हैं तो 71% आपको मिलेगा हाइड्रोजन, हीलियम आपको मिलेगा 26.5%। इसके अलावा अन्य गैसें होती हैं, जो अन्य गैसें होंगी करीब 2.5% के आसपास होंगी। उसके बाद फिर सूर्य का जो चमकीला भाग है, सूर्य का चमकीला भाग, चमकीला भाग यानी प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल को दो पार्ट्स में बताया गया है। एक को बोलते हैं कोरोना, जो छाया हुआ इस समय पूरे विश्व में, और दूसरा है कोर, हिंदी में इसको क्रोड बोलते हैं, हिंदी में क्रोड और इंग्लिश में कोर। और कोरोना को हिंदी में बोलते हैं किरीट, किरीट। तो सूर्य के चमकीला भाग का, चमकीला भाग यानी प्रकाश मंडल को कितने पार्ट में तोड़ा गया है, तो कोरोना और क्रोड में। हाइड्रोजन और हीलियम का कितना अनुपात है, तो 3:1, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, और जो अन्य गैसें वो 2.5% है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोरोना को हम लोग समझ लेते हैं। इसके आगे की जो क्लास है, आपको 2-3 पॉइंट और बचे हुए, वो समय कम होने के कारण आपको हम इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा।